माइक भी चालू है। आज चैप्टर 4 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लगातार राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद पे हम लोग भीड़े हुए हैं। इतना राष्ट्रवाद भर देंगे तुम लोग के अंदर के एकदम देश प्रेम हो जाएगा तुम लोग। फिर भी नहीं होता है ना, होता है। पता चलता है कि जा यहाँ सुन ले घोड़े के लिए तो साफ बदल पलटुओ तो 400 गाड़ी। फिर राष्ट्रवाद आ गया ना। देखो हमने पढ़ा था सभी बहुत सारे देश के बारे में पढ़े ना। रूस के बारे में पढ़े, यूनान के बारे में पढ़े, फ्रांस के बारे में पढ़े, वियतनाम के बारे में पढ़े, यूरोप वाला में तो बहुत सारे देश के पढ़े। यूरोप में राष्ट्रवाद में तो बहुत सारे देश पढ़े। इटली, जर्मनी, फ्रांस, सबका एकीकरण हो गया था, हो गया ना। अब हम अपने भारत का एकीकरण करवाने आ गए हैं, ठीक है। यानी कि भारत भी कितना दिन तक गुलाम था? लगभग 200 वर्षों तक गुलाम हुआ, है ना। शुरू में यहाँ पे मुगलों ने राज किए। मुगल के बाद कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने राज किए, ठीक। 1526 ईस्वी में पहली बार मुगल यहाँ पे आए थे, 1526 ईस्वी में। और जोड़ लो कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। लगभग कितना वर्ष हो गया इसके बीच में? 1526 से 1947 के बीच में 400 वर्ष, लगभग 450 वर्ष हो गया ना। तक मतलब दूसरे मुल्क आके यहाँ पे राज किए, दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पे आके राज किए थे, ठीक है। उसके बाद 1947 में हम लोग को आजादी मिला। अच्छा एक चीज देखते होगे तुम लोग, 15 अगस्त के दिन जब झंडा तोलन होता है तो झंडा को नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है, ना। और तब जाके जो भी झंडा फहराते हैं, होस्टिंग जो भी करते हैं उसको, वह नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तब जाके उसको फहराने का काम करते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन पहले से झंडा को जो है झंडा को ऊपर कर दिया जाता है, जो जाते हैं सीधा डायरेक्ट फहराते हैं। ऐसा क्यों हो? किसी को पता है? 15 अगस्त के दिन जो होता है हम लोग आजादी मनाते हैं, तो 15 अगस्त के दिन पहला बार आजाद हुआ था देश मेरा। तो हम लोग कहां से शुरुआत किए थे? नीचे से। इसलिए नीचे से उसको ऊपर ले जाकर तब जाकर फहराया जाता है। 26 जनवरी के दिन हम आजाद हो चुके थे, इसलिए उसको फहराया जाता है, ऊपर से ही फहराया जाता है, ठीक है। ऊपर से ऊपर फहरा दिया जाता है, ऊपर में उसको लेके पहले से करके रख दिया जाता है, और जाकर जो डायरेक्ट जो होता है होस्ट कर देता है। और 15 अगस्त के दिन जो होता है, जो भी होस्ट करता है वह नीचे बांध के रखा जाता है और उसको ऊपर ले जाता है, तब जाके फिर फहराता है, ठीक। देखना तुम लोग कभी गौर करना चीज को। देखो हमारा चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? सभी को पता है कि राष्ट्रवाद क्या है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, आंख मूंद के लिख दोगे, पास हो जाओ, 2 नंबर आराम से। देखो राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना अपना फायदा देखे अपने देश के प्रति सोचना शुरू कर दे, या उसके अंदर देश के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाए, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि बिना किसी फायदा, बिना बेनिफिट के देश के प्रति सोचने लगे हम लोग, नहीं ये चीज हो जाता है ना तो हमारे देश का विकास हो जाता है, ये चीज होता है हमारे समाज का विकास हो जाता है। अपना फायदा नहीं देख रहे हैं हम लोग, किसका देख रहे हैं? देश का देख रहे हैं, समाज का देख रहे हैं। अगर हमारे अंदर यह प्रवृत्ति आ रही है तो हम क्या कहलाएंगे? राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक। क्या कहलाएंगे? राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, क्योंकि वह राष्ट्र के लिए पहले सोचे, देश हित के लिए सोचे, किसी पर्सनल के लिए नहीं सोचे, ठीक है। किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं सोचे, यानी किसके लिए सोचे? देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचे। इसीलिए उनको क्या कहा गया? राष्ट्रपिता कहा गया, ठीक है। और वह कैसे व्यक्ति थे? राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, ठीक। जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे, अभी बताए थे ना, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या कारण था भारत में कि राष्ट्रवाद को लाना पड़ा, राष्ट्रवादी व्यक्ति बनना पड़ा? क्या कारण था? क्यों? क्योंकि हम लोग भी किसी का गुलाम थे, हमारे पूर्वज भी किसी का गुलाम थे। उससे आजादी के लिए क्या आया? राष्ट्रवाद की भावना पनपी हमारे अंदर, और उसके बाद क्या हुआ? लड़ाई लड़ा गया, ठीक है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव हो। प्रमुख कारण
पहला कारण मानते हैं भारत में राष्ट्रवाद का राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के काल में राष्ट्रवाद की भावना काफी आगे बढ़ रही थी। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बताया तो हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ? ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया यहाँ पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? लाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। हम लिखवा भी दिए थे आप लोग को, शायद लिखवा दिए थे ना, जिसके तहत भारतीय भाषा में छपने वाले पत्रिका पर रोक लगा दिया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका पर रोक नहीं लगाया। इस बात को लेकर भारतीय लोगों ने विरोध किया। 1879 ईस्वी में लिटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। और उसी समय देखो बुआ, अब 18 या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब हम भारत में राष्ट्र पढ़ा रहे थे, उसमें बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया था तो उस समय जो काहे लाया गया था, क्योंकि भारतीय समाज, अब उस समय तो मोबाइल टेलीफोन हुआ नहीं करता था, तो पहले देश के लोगों को खबर कैसे पहुंचाना है कि हम अंग्रेजों से कैसे लड़ना है। तो अंग्रेज को तो हिंदी पढ़ने नहीं आता था, नहीं आता था। वह क्या काम करते थे, हिंदी पढ़वाते थे अपने कुछ जो भारतीय थे उसी को रख के। लेकिन अब देखा कि अंग्रेज अब उस सबसे पढ़वाता था हिंदी समाचार पत्र। अब उसको समझ में आने लगा कि तो हिंदी समाचार पत्र के जरिए पूरा देश में यह क्या कर रहा है, राष्ट्रवाद की भावना जग रही है सबके अंदर। इसलिए क्या काम किया, वह उस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। किस पे? हिंदी समाचार पत्र पे। किस पे रोक लगा दिया? अब कहा कि भारतीय लोग तो ज्यादा हिंदी पढ़ना पसंद करते थे, हिंदी समाचार पत्र, तो क्या काम किया कि हिंदी समाचार पत्र बंद कर दिया। अब क्या किया, अंग्रेजी समाचार पत्र रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी में लिखोगे हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। अंग्रेज सोचता था अंग्रेजी में लिखोगे, अंग्रेजी समाचार पत्र बहुत भारतीय नहीं पढ़ते थे, नहीं ना पढ़ते थे, बहुत जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वही ना अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ पाते थे उतना, जो हिंदी, अभी बहुत सारे हैं बच्चे तुम लोग में है जो इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता होगा, नहीं आता होगा ना, हिंदी लगभग सभी को आ जाता है पढ़ने, ठीक है। तो अगर हम अंग्रेजी में तुम लोग को कुछ बोलेंगे तो उतना समझ में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब वही चीज हम हिंदी में बोलेंगे तो तुरंत मास्टर ऐसे बोले थे, तो वही चीज है, ठीक है। तो वह जो है अंग्रेज भी समझ रहा था इस बात को कि उसको तो हिंदी उतना समझ में नहीं आता था, अंग्रेजी में लिखेगा भाई तो हम समझ जाएंगे तुरंत। तो इसलिए क्या कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। और उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया कि हिंदी समाचार पत्र बंद करो। उसके बाद उन्होंने क्या लाया, 1879 यानी एक साल बाद, मात्र 1878 और 1879 एक साल का गैप था, एक साल में ही क्या कर दिया उन्होंने, इसके विरोध, इस बात को लेकर भारतीय लोगों ने विरोध किया था। 1879 में लिटन के द्वारा सशस्त्र अधिनियम यानी शस्त्र अधिनियम लाया, यानी बंदूक ही सब रखने का जो अधिनियम था, एक नियम ला दिया कि लाइसेंसी बंदूक ही जिसके पास होगा वही रख सकता है, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको बंदूक रखने के लिए। लाइसेंस देगा कौन, तो अंग्रेज। अंग्रेज लाइसेंस देवे नहीं करेगा, तुम बंदूक रखबे नहीं करोगे, कुछ ना कुछ तुमको नियम लगा के तुमको ढकल लेगा उनने, ठीक है। तो यह शस्त्र अधिनियम कब आया, 1879 ईस्वी में आया था, ठीक है, जिसके तहत कहा गया कि अगर भारतीय लोग अस्त्र शस्त्र रखते हैं तो उन्हें लाइसेंस बनाना होगा। क्या ना हुआ, क्या बनाना होगा, लाइसेंस। जबकि अंग्रेजों के लिए ऐसा नियम नहीं था, अंग्रेज ऐसे ही बंदूक लेके घूम रहा था, लेकिन तुम लोग को अगर बंदूक लेके ऐसे घूमना है तो लाइसेंस रखना होगा, ठीक है। इस बात को लेकर जमकर विरोध किया गया, राष्ट्र भावना का विकास किया। यही था लॉर्ड लिटन, ये नहीं था, वो ऊपर वाला था, ठीक है। अब दूसरा हुआ आर्थिक कारण। यह क्या हो गया, राजनीतिक कारण था, यह हो गया आर्थिक कारण। अंग्रेज ने भारत में उपनिवेश की आर्थिक नीति को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण किया, जिससे भारतीय लोग काफी प्रभावित हुए। इसके कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गए और भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। यानी कि यहाँ पे जो था, क्या किया गया, भारतीय आर्थिक नीति लाया, जिसके तहत जमींदारी प्रथा सब कर दिया गया। उसके बाद छोटे छोटे जो लघु उद्योग था सब पे टैक्स लगा दिया। अब उतना लघु उद्योग, छोटा उद्योग है, उस पर टैक्स लगा देने से वह बेचारा गरीब किसान, मजदूर किसान कहां से उतना टैक्स भर पाता, इसलिए लघु उद्योग क्या हो गया, बंद हो गया। अब है अगला हुआ सामाजिक कारण। अंग्रेज ने भारतीय लोगों के साथ काले गोरे का भेदभाव किया, काले गोरे का भेद किया गया, ठीक है। काले गोरे का भेद महात्मा गांधी के साथ किया गया था, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। क्या किया गया था, फर्स्ट क्लास के टिकट लिए थे, गए थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे, 2-4 अंग्रेज आए, उठा के बाहर, ट्रेन के बाहर फेंक दिया। प्रिटोरिया स्टेशन पे हुआ था ना, बताए थे ना हम, प्रिटोरिया स्टेशन पे उनके साथ यह हादसा
हुआ था, कहा था तब महात्मा गांधी पूछे भाई हम फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिए हैं, हमको काहे नहीं बैठने का अधिकार है इसमें? तो कहा गया तुम काले हो, ठीक है, अब गोल बन के जाना पड़ेगा हमको, लग रहा है ना। तो उस समय अंग्रेज के जमाना में, अभी तो अंग्रेज का जमाना खत्म हो गया है, अब मेकअप का जमाना आ गया ना, उस समय नहीं था। 1857 के सिपाही विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया गया और 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, उसमें उसके तहत हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया गया था, यानी भंग कर दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता में। अब हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाता था, अंग्रेज का काम था हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे तो हमारा काम बनेगा, ठीक है। यहां तक भारत के लोगों को रेलगाड़ी में अंग्रेजों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी, हम बताए ना, रेलगाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं थी। अभिराज खड़ा हो जा बुआ। अंग्रेज अपराध करे तो मामूली दंड दिया जाता था, जबकि भारत के लोग कठोर दंड दिया जाता था। अगर अंग्रेज वही अपराध कर देता है, खड़ा हो जाइए, अंग्रेज अगर वही अपराध कर देता था तो उसको कोई दंड भी नहीं दिया जाता या मामूली दंड, चलो 2 घंटा तुम खाना नहीं खाना, हो गया तुम्हारा दंड यही है। अगर भारत के लोग वही दंड कर दिया, उसको ले जाओ जेल में बंद करो, 2 महीना तक ले चढ़ाओ उसको, में काला पानी का सजा दे देता था। अब आज सुन रहे हैं आप, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप बस, ठीक है। अतः अंग्रेजी शासन व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय काफी नाराज थे। भारत के लोग के पास नौकरी के पद में उच्च नीच का भेदभाव किया जाता था, जिससे भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, ठीक है, वह उस समय सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, ब्रिटेन जाना पड़ता था, अपने यहाँ जो सिविल सर्विस है। अब बताओ उतना कौन अमीर रहे उस समय में, जमाना में रहेगा, वही ना पड़ेगा सिविल सर्विस के उच्च पद के लिए है। अब अंग्रेज में सब यहाँ सिविल सर्विस होकर बैठा रहता था, भारत वाला का सिविल सर्विस कौन बनता, उच्च पद पर मिल भी नहीं करता था। जो भी बढ़िया एग्जाम करता था, कंसल्ट करता था, वो कहां से जाता था, लंदन करने बनता था। अब यहां से जो लंदन जाएगा है, लंदन जाने के लिए पैसा चाहिए ना। अब ये कई से लंदन जा सकता है, हम तो गरीब आदमी, हम नहीं जा सकते, तुम लोग बताओ, ठीक है। जिससे भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बताओ कि अंग्रेज सब हमारे यहाँ के नौकरी पर कौन रह रहा था, अंग्रेज सब रह रहा था, अंग्रेज सब रहता था हमारा, जब हम हमारे यहाँ नौकरी पर अंग्रेज सब रह रहा था, हमारे लोग क्या करते, बेरोजगार न हो गए। साथ साथ भारत में गरीबी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी। अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार किया था, बताते थे फ्रांस वाले अपना फ्रांसीसी शिक्षा का प्रसार किया था, उसी प्रकार यहाँ अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर रहे थे, इंग्लिश पढ़ो अंग्रेज बनो, ठीक है। अगला है धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को भड़काया और हमारी एकता को भंग कर दिया। धार्मिक कारण में था हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर दिया, ठीक है, यानी जो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला काम किया तो कौन किया, अंग्रेज किया था। उससे पहले आए थे मुगल शासन किए थे, लेकिन उस समय हिंदू मुस्लिम उस प्रकार से नहीं होता था जितना वो अंग्रेज करके यहाँ पे चला गया, ठीक है, और आज भी लगभग चल ही रहा है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, क्वेश्चन आएगा बुआ जो 2 नंबर में आ जाएगा तो लिख देंगे, अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष, आर्थिक कारण, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, मध्यम वर्ग का उदय, साहित्य एवं समाचार पत्र का उदय एवं वर्नाकुलर प्रेस, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन का प्रभाव, प्रजातीय विभेद की नीति, सरकार के प्रतिगामी नीति। अब देखेंगे बुआ भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को लिखे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण को लिखे। अब देखिए हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था बुआ, 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला है एक ऐसा एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल था कब से कब तक था बुआ, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का समय काल 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता था, यानी कि विश्व युद्ध के नाम से इसे प्रसिद्धता मिली। इस युद्ध में दुनिया भर के लगभग 37 देश भाग लिए थे।
लगभग कितने देश भाग लिए थे? 37 देश में भाग लिया था। कितना देश? 37 देश भाग लिए थे। और पूरा विश्व जो है दो खेलों में बट गया था, एक था मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र बट गया था। ठीक है, इस युद्ध में अनुमानित 9 करोड़ लड़ाकों की मौत हो गई और युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में 1.13 करोड़ नागरिकों की मृत्यु हो गई। यानी 9 करोड़ तो यानी कि सैनिक मारे गए और 1.3 करोड़ नागरिक की मृत्यु हो गई। सोच लो कितना भयावह युद्ध था यह। जबकि 1918 के स्पेनिक फ्लू महामारी ने दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ की मौत के कारण बना था। और उसी समय स्पेनिक फ्लू नाम का एक बीमारी आया था, जिसके कारण से महामारी, जिसे हम लोग आज से 5-6 साल पहले कोरोना आया था ना, उसी प्रकार से उस समय क्या आया था? स्पेनिक फ्लू आया था, जिसके कारण से लगभग 7 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाना बहुत बड़ा बात था उस समय के समय में, जिससे कि यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिक फ्लू से हुई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका में हुआ था। ठीक है, यह युद्ध दो देशों के बीच में लड़ा गया। दो देश नहीं, पूरे जो पूरा विश्व था वह दो खेल में बट गया था, एक था मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? मित्र राष्ट्र में अमेरिका जो था शुरू में तो मध्यस्थ रास्ता युद्ध में, बताया था ना हम। 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल होता है। ठीक है, अमेरिका 1917 में शामिल होता है। उसका एक जहाज था। ठीक है, उस जहाज को क्या कर दिया जाता है? वह जहाज कहां जा रहा था? इंग्लैंड की ओर जा रहा था। और उस पर क्या कर दिया जाता है? बम फेंक दिया जाता है। और उसमें लगभग अमेरिका का व्यक्ति कितना रहता है? 114 के 128 व्यक्ति रहता है लगभग, अमेरिका नागरिक रहता है, जिसके मौत हो जाती है। और जिससे अमेरिका कहता है कि जब हम युद्ध में शामिल नहीं है तो हमारे व्यक्ति को क्यों मारा गया, हमारा देश का क्या कसूर था। तो इसके कारण से अमेरिका बाद में वह युद्ध में शामिल होता है। और मित्र राष्ट्र की बात करें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इटली और इंग्लैंड। रूस बाद में तटस्थ हो जाता है पूरा। ठीक है, अमेरिका जब शामिल होता है तो वह रूस जो है तटस्थ हो जाता है। रूस और अमेरिका का शुरू से नहीं बनता है। ध्रुवी राष्ट्र की बात की जाए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इसमें जो होता है मित्र राष्ट्र को जीत मिलती है और ध्रुवी राष्ट्र की पराजय होती है, यानी हार का सामना करना पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजयी होती है और ध्रुवी राष्ट्र की हार होती है। लेकिन यह युद्ध का क्या कारण था, हम इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे यह युद्ध का कारण। ठीक है, 28 जून 1914 को गैब्रियो प्रिंसिपल ने सराजेवो में ऑस्ट्रो हंगरी वारिस आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को सर्बिया में हत्या कर दी। ठीक है, क्या नाम था उसका? ऑस्ट्रो हंगरियन यानी कि वहां का जो राजकुमार था। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को सर्बिया में उसको मार दिया गया था। ठीक है, जिससे जुलाई संकट पैदा हो गई और इस युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। यानी इसका जो तुरंत कारण था, इसी युद्ध को इसी को माना गया, उसका हत्या का जो था वही कारण था। कारण तो बहुत कुछ था, लेकिन मुख्य कारण किसको बताया गया? जो होता है उसमें ऑस्ट्रिया हंगरियन जो प्रिंस होता है उसको मार दिया जाता है, जो राजकुमार होता है उसको मार दिया जाता है। इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 23 जुलाई को सर्बिया को एक अंतिम चेतावनी दी। यानी 23 जुलाई को वह एक नोटिस भेज देता है कि भाई इसका जो मुख्य आरोपी है उससे हमें सौंप दो। ठीक है, सर्बिया का उत्तर ऑस्ट्रियाई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा और उसका जो उत्तर था उससे ऑस्ट्रियाई लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। यानी ऑस्ट्रिया के जो लोग थे वह संतुष्ट नहीं हुए, उसके जो मतलब कारण बताया क्यों मारा गया करने में विफल रहा और दोनों युद्ध के स्तर पर चले गए। शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, बताया था ना बुआ, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को पानी में डुबो दिया गया था। लुसितानिया नामक जहाज जो था उसमें कुल 1153 व्यक्ति सवार थे। कितने व्यक्ति सवार थे? 1153, जिसमें 128 व्यक्ति कहां के थे? अमेरिका के थे, जो कहां जा रहा था? इंग्लैंड की ओर जा रहा था। इसी के बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया
इसी के बाद क्या होता है बुआ, अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे प्रभाव। अब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम जान लिए थोड़ा, लेकिन इसमें भारत का क्या लगाव था प्रथम विश्व युद्ध पे? तो भारत किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था किसके तरफ से लड़ रहा था? मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। तो हम लोग भी किसके तरफ से लड़ रहे थे? सोचो, इमेजिन करो कहां लड़ रहे थे तुम। कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़े, जिसमें कुल 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई। महात्मा गांधी ने भी इस युद्ध में भारतीयों सैनिकों को भेजने के लिए अभियान चलाया। यानी महात्मा गांधी को उसी समय क्या चीज की उपाधि दिया गया था? कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इस युद्ध में शामिल करवाने के लिए महात्मा गांधी को कैसरे हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी। कहा गया था क्या है, आप लोग बहुत महान हैं, हम आपके देश को आजाद कर देंगे अगर हमारा बात मानिएगा। महात्मा गांधी भी उस समय क्या उसके बातों में आ गए और भारतीय लोगों को कहे कि अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध के बाद हम लोग को आजादी मिल जाएगी। इस प्रकार से अंग्रेज ने महात्मा गांधी को बहला फुसला दिया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इस युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन ने ब्रिटिश चिंतकों को भी चौंका दिया। यानी कि बहुत जोर शोर से भारत के लोग जो है इस युद्ध में शामिल हुए थे। तो इससे ब्रिटिश जो था वह चौंक गया, कितना लोग आ रहा है लड़ने के लिए मेरी तरफ से। वाह वाह। भारत के नेताओं को आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन से खुश होकर अंग्रेज भारत में को इनाम के रूप में स्वतंत्रता दे देंगे। बताया था ना बुआ कि यह युद्ध के बाद हमें आजादी मिल जाएगी। हम लोग अंग्रेज को अभी मदद कर देते हैं, अभी अंग्रेज जीत जाएगा तो कहीं खुशी के मारे गिफ्ट कुछ दे दे, आजादी दे दे, कम से कम स्वशासन का अधिकार दे देंगे। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग नरसंहार जैसे घिनौना कृत्य से भारत के मुंह पर तमाचा मारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 1918 में जब यह युद्ध खत्म हो जाता है, उसी के समय में क्या लाता है? रॉलेट एक्ट कानून लाता है। 1919 में लाता है ना, 1919 में क्या लाता है? रॉलेट एक्ट कानून लाता है। और उसी के रॉलेट एक्ट के कानून के खिलाफ में लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो क्या घटना घटता है? जालियांवाला बाग घटना घटता है 13 अप्रैल 1919। अब देखेंगे एक रॉलेट एक्ट के बारे में जान लेते हुआ पहले हम बैठ जाओ अभिराज। रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। यह ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ रॉलेट एक्ट कब हुआ? 21 मार्च। जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में आ रहा है ना? ऑल इज वेल। ठीक है, अच्छा लग रहा है। 21 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। रॉलेट एक्ट का घटना मार्च 1919 को घटा। कब हुआ था? मार्च 1919 को। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉलेट की मदद से इस कानून को लाया था। यानी किसके मदद से लाया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने लाया था सिडनी रॉलेट की मदद से। इसलिए इस कानून का नाम क्या पड़ा था? रॉलेट एक्ट। लाने वाला कौन था? सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट। इसलिए इस कानून का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट था। जिससे शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, यानी कि बिना ना दलील ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, इसमें एक तरह से यह काला कानून जिसे कहा गया, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था ना। अगर शक के दायरे में आ जाओगे बुआ, तो अगर तुम अंग्रेजों को शक हो गया अंग्रेज को कितना तुम ना हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, चलो जेल में चलो, कोई वकील नहीं रहेगा, तुम अब जेल में सड़ते रहो जब तक अंग्रेज का मन करेगा। तो यह कैसा कानून था? काला कानून था। काला कानून था ना। ठीक है, किसी भी भारतीय लोग को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। इसमें अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर तरह तरह का अत्याचार किया। भोजन में वासी भोजन तथा गंदे नालियों का पानी पीने को मिलता था। अब जो जेल में बंद कर दिया था वह नाली वाला जो पानी होता था वह पानी देता था गंदा, जो सड़ जाता था, जो अंग्रेज का जूठा उठा बचता था खाना, वही खाना सब क्या करता था? ला के भारतीयों को देता था, खाओ पानी पियो, ये नाली वाला। ठीक है,
अब इस एक्ट में तहत न अपील, न दलील, न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था। यानी न वकील रख के तुम बेल ले सकते हो, न कोई तुम्हारा गवाही दे सकता है, ऐसा इस प्रकार का कानून था। तो ये तो भाई एकदम जुर्मे था, एकदम अत्याचार का हद हो गया था, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? भारत के दो महान क्रांतिकारी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और यही सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के कारण फिर से क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्यों? उन्हीं को छुड़ाने के लिए वह बैठक लगाया जाता है। सैफुद्दीन किचलू और क्या बोलते हैं, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को इसी में शक और संदेह के खिलाफ में क्या करता है अंग्रेज? इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? लिख लेंगे। याद हो गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? एकदम डायरेक्ट दिमाग में जाना चाहिए, एकदम पूरा दिमाग खोल के बैठो, एकदम यहां से क्वेश्चन भर भर के आएगा बुआ। तैयारी उस लेवल का होना चाहिए कि एग्जामिनर भी सोचे कि सब पढ़ ही के आयल है, सब कोई क्वेश्चन में न छोड़ता है कि नंबरों से भर भर के दे तुम लोग को। चलो देखेंगे 21 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे भारतीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रॉलेट की मदद से इस कानून को लाया था। बताया ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की मदद से इस कानून को लाया था, जिसमें शक एवं संदेश के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसे रॉलेट एक्ट का नाम दिया जाता है। इस एक्ट के तहत न अपील, न दलील, न वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिससे कारण इसे काला कानून भी कहा गया था। क्या नाम था इसका बुआ? तो रॉलेट एक्ट की घटना कब हुई थी? 21 मार्च 1900। समझ में आ रहा है ना? कितना घिनौना हरकत करता था अंग्रेज लोग ना। यही था रॉलेट एक्ट कानून पारित करने वाला सर सिडनी रॉलेट। निकले वाला है। चलो वाह, अब आ जाते हैं हम जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते हैं। और यही सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 की घटना है। यह कब की घटना है? यह कहां की घटना है? पंजाब के अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग। वह बैसाखी का त्योहार रहता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, और उसी दिन यह घटना घटी थी। ठीक है, वह एक ऐसा बाग रहता है जालियांवाला बाग कि बहुत बड़ा मैदान रहता है, उसके अंदर चारों तरफ से बाउंड्री है, बहुत ऊंचा ऊंचा दीवार रहता है, और उसमें जाने का एक ही गेट और निकलने का भी एक ही गेट था। ठीक है बुआ? और वो भी बहुत छोटा गेट था। एक बार में एक आदमी भी बहुत मुश्किल से निकल पाते थे, एक आदमी। ठीक है, तो और उसको क्या करता है, कोई भारतीय खबरी ही दे देता है कि यहाँ पे ना मीटिंग चल रहा है। और उस समय रॉलेट एक्ट कानून पारित हो रहा है कि उस समय उसी को मतलब मीटिंग चल रहा है कि रॉलेट एक्ट कानून को हटा देना है या करना है। उस समय मीटिंग करना भी अलाउ नहीं था। ठीक है, मीटिंग करना भी अलाउ नहीं था रॉलेट एक्ट कानून के जरिए जब आया था। तो अब क्या काम करता है अंग्रेज, उस समय वहां का जो जनरल ओ डायर रहता है, जनरल ओ डायर जो रहता है, यह बात सुनता है कि बाल भारतीय सब तो हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। उसको क्या काम करता है, जाता है पूरा बाग को चारों तरफ से घेर लेता है। जो मतलब गार्डन रहता है, बाग रहता है, यानी पार्क जो रहता है, उसको पूरा चारों तरफ से घेर लेता है, और एक एक अंग्रेज बारी बारी करके उसके अंदर चला जाता है और लगातार बच्चे बूढ़े सब पर गोली से भून देता है। अब वहां का जो लोग रहता है, बीच में कुआं रहता है, सोचता है कि कुआं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे कहीं। एगो कूदता है, एकड़ा ऊपर एगो, एगो ओकड़ा ऊपर एगो, कूदत कूदत कुआं भी भर जाता है, उनमें तो लोग दब के मर जाता है कितना आदमी। ठीक है, और इसी घटना के बाद जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, केसरी हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि वापस कर देते हैं। आपको बताया थे ना पहले में, इसलिए बोलते हैं बुआ क्लास छोड़िएगा नहीं, बेहतरीन समझ में आएगा।
चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की ओर हम लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में घटा था। कहां हुआ था? रॉयल एक्ट भारत के दो महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। और यह घटना कब घटा था? 13 अप्रैल 1919 को। और किस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था? रॉयल एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण पूरे देश में खलबली मच गई। इस बात को लेकर भारतीय जनता ने आपस में मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में एक अपना सभा का आयोजन रखा, जिसमें 20,000 व्यक्ति शामिल थे, लगभग 20,000 व्यक्ति शामिल थे। लेकिन अचानक अंग्रेजों का प्रधान जनरल डायर ने अपने, वो डायर था लेकिन यहाँ पे जनरल डायर लिखा, जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। और ये इसी पे एक मूवी आया है, केसरी चैप्टर 2, पूरा एकदम जालियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा जिक्र है उसमें। ठीक है, केसरी चैप्टर 2 अक्षय कुमार का एक मूवी आया है इसी पे पूरा, जिससे सरकारी गवाही के अनुसार पता है जब मारा गया तो कितना बताया गया, मात्र 379 वो व्यक्ति मरा है। बोलो 20,000 में मात्र 379 वो व्यक्ति, अच्छा 379 व्यक्ति है। ठीक है, अब बताओ 20,000 में से उतना गोली चला 379। आज भी जालियांवाला बाग में जाओगे तुम लोग तो वहां गोली का निशान मिला हुआ है, गोली का निशान है। ठीक है, वहां पे गोली का एकदम बड़ा बड़ा निशान मिला हुआ है, तब लंबा छेद हो गया हुआ है गोली से। ठीक है, परंतु मरने वालों की संख्या हजारों से अधिक थी। कहा जाता है कि इस बाग में खून की नदियां बह गई थी। सही बात है, उस समय 20,000 अगर इसी रूम में है, इसी रूम में कोई आए, अभी लगभग 60-70 व्यक्ति हैं हम लोग, सबको भून के चला जाए तो खून की नदी नहीं रहेगा? अभी में एक आध को बच जाएगा तो इस घटना को उजागर कर देगा। ठीक है, इसी के बाद देखो, इसी के बाद गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया और अंग्रेजों को कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। बताया था ना कि इसी के बाद जो होता है और कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर देता है और क्या करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि को वापस कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं गांधी युग में। यह था हमारा शुरुआती दौरा भारतीय मतलब स्वतंत्रता संग्राम का। और अब हम पढ़ते हैं गांधी युग। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। पूरा नाम क्या था? पिता का नाम? वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, बहुत अमीर आदमी थे भाई। और 1891 भारत आए और बंबई में वकालत शुरू कर दिया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया था। बताया था ना, काले गोरे वाला भेद किया गया था। फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके भी वह फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ पाए। कहा अंग्रेज की नहीं, तुम जाओ जनरल बोगी में बैठो, करिया हो उजर है। हाँ, तो अब नया युग आ गया है ना, मॉडर्न युग, एआई का जमाना आ गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब उसी समय से गांधी जी जो थे वहीं से सत्याग्रह करना शुरू कर दिए। तभी जाके बाद में कहा गया था गांधी नहीं आंधी है। सत्याग्रह क्या होता है? ठीक है बुआ, सत्याग्रह क्या होता है देखेंगे। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ ही अहिंसा को मानना, यानी अहिंसा को मानना। अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना सत्याग्रह का ही मूल लक्षण है। ठीक है, सत्याग्रह अगर कोई भी करते हो तो उसमें यानी सत्य के प्रति ही हमेशा रहना। ठीक है, झूठ का कोई उसमें बातचीत नहीं आना चाहिए। ठीक, अब भारत की राजनीतिक में गांधी का प्रवेश। अब गांधी जी का प्रवेश कैसे होता है भारत की राजनीतिक में? महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में। शुरुआत में गांधी जी अंग्रेज जो सही मानते थे, इसलिए अंग्रेज ने खुश होकर गांधी जी को 1915 में कैसरे हिंद का उपाधि दे दिया। अंग्रेज जो कहता था ना, शुरुआत के दिनों में गांधी जी अंग्रेज की बात को मानते थे, जो अंग्रेज कहता था वो मान लेते थे, इसलिए गांधी जी से खुश होकर क्या कर देता अंग्रेज, कैसरे हिंद की उपाधि दे दिया गया था। ठीक है, एवं 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम भारत को अच्छे तरह से जानने का उद्देश्य दिया था। इसलिए गांधी जी को कहा गया था, जब वह गुरु बने थे तो कहते कि तुम पूरा भारत का भ्रमण करो, भारत के बारे में जानकारी लो। और जब भारत भ्रमण किए थे उसी के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक धोती को 2 टुकड़ा करके पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, एक धोती के 2 टुकड़ा करके पढ़ना शुरू कर दिए थे। अब आ गए गांधी जी असली रूप में। ठीक है, गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आए। गांधी जी को न्योता कौन दिया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? वे ट्रस्टी थे तरह से। अब है खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी का योगदान रहता है। अच्छा, शुरू में या खलीफा पद जो होता है इसके कारण नहीं होता है ना खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो आज रहने दे। मजा आया? अच्छा लगा? किसको जाने का मन था उस समय से? हाथ उठाओ तो।